हमारी नेक्स्ट कंपनी आती है HDFC बैंक। देखिए, प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक जो है इन प्रिंसिपल पहला बैंक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका रीज़न मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले ज़रा आते हैं हम लोग, इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर है 1994। HDFC ग्रुप के अंडर ये बैंक आता है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दीपक एस पारिक इसके चेयरमैन हैं और शशिधर जगदीशन जो है MD हैं और श्रीनिवासन वैद्यनाथन इसके CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। In 1994, HDFC Bank was incorporated with its registered office in Mumbai, India. Its first corporate office and a full-service branch at Sandoz House, Worli, was inaugurated by the then Union Finance Minister मनमोहन सिंह। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसका इनोग्रेशन उस समय के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। द बैंक is the first of its kind to receive an in-principle approval from the RBI for the establishment of a bank in the private sector। प्राइवेट सेक्टर में HDFC को पहला प्रिंसिपली प्राइवेट बैंक माना जाता है। क्यों, इसका छोटा सा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपने क्या एक्सिस बैंक के बारे में मेरे साथ डिस्कस किया और आपने देखा एक्सिस बैंक के लिए जो फंड इकट्ठा किया गया था शुरू करने के लिए, वो मैक्सिमम LIC, GIC, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये सब कंपनियों ने किया था जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल में आती थी। ठीक है, इसके अलावा एक बैंक और है ICICI। ठीक है, ICICI जो बैंक है वो ICICI लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था और ICICI लिमिटेड जो कंपनी थी वो भी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी 1955 के अंदर में। तो ये दोनों जो बैंक है इनके पीछे प्रिंसिपली देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का हाथ था। ठीक है, ऑल्दो इनको प्राइवेट बैंक ही मानते हैं, प्राइवेट फंडिंग थी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का इसमें हाथ था। लेकिन HDFC बैंक ऐसा बैंक था जिसके पीछे कोई बैकबोन नहीं थी, मतलब गवर्नमेंट बैक नहीं था, इसलिए इसको इन प्रिंसिपल इसको हम पहला जो प्राइवेट बैंक मानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द बैंक इज द फर्स्ट, विच बैंक इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू रिसीव एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक इन प्राइवेट सेक्टर, एंड द आंसर इज HDFC बैंक। HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में और बातें बताई गई हैं कि बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसमें इतनी सारी ब्रांचेस हैं, ATMs हैं, सिटीज़ हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है, यू कैन मिस इट। इसका एग्जाम में आने का चांस बहुत रेयर होता है क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन है बहुत। HDFC से मार्केट लीडर इन E-कॉमर्स, बिल्कुल ये बात सही है कि E-कॉमर्स में HDFC बैंक जो है मार्केट लीडर है और ये बहुत सारी चीज़ें E-कॉमर्स के थ्रू प्रोवाइड करता है, जैसे 10 सेकेंड पर्सनल लोन, 10 सेकेंड में पर्सनल लोन ले लो, चिल्लर, पेज ऐप, SME बैंक, वॉच बैंकिंग, 30 मिनट ऑटो लोन, यानी ऑटो लोन 30 मिनट्स में, 15 मिनट में 2 व्हीलर लोन ले लो, पेमेंट गेटवे, डिजिटल वॉलेट। तो E-कॉमर्स की वजह से ही आज ये बैंक नंबर 1 पोजीशन पर है। HDFC बैंक प्रोवाइड्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच इंक्लूड होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, ऑटो कार लोन्स, 2 व्हीलर कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है और सारे बैंक ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, ये क्या सभी करते हैं। मिशन है टू बी वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। इस बैंक का जो मिशन है वो वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक बनना चाहता है। बहुत अच्छी बात है यार, सारे बैंक बनना चाहते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड साउंड कस्टमर फ्रेंचाइजेस अक्रॉस डिस्टिंक्ट बिजनेसेस एज टू बी प्रेफर्ड provider of banking services for target retail wholesale customer segment, achieve healthy growth in profitability, consistent bank's risk appetite। देखो, हर बैंक ये चाहता है, उसका मिशन यही होता है कि वो सबसे बेस्ट बैंक बने। सेम इज हेयर, तो नथिंग एक्सेप्शनल। हाँ, ये लाइन जरूर क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि HDFC बैंक की जो बिजनेस फिलॉसफी है दैट इज बेस्ड ऑन 5 कोर वैल्यूज। वो 5 कोर वैल्यूज कौन सी हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1 है ऑपरेशनल एक्सेलेंस, नंबर 2 कस्टमर फोकस, नंबर 3 प्रोडक्ट लीडरशिप, नंबर 4 पीपल एंड नंबर 5 सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो बी केयरफुल हो गया। अब पोर्टफोलियो की बात करते हैं, HDFC ग्रुप में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। तो सब जगह HDFC का नाम लिया हुआ है, तो आई थिंक इसको याद करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूछा गया तो आप बता ही दोगे कि भैया कॉमन सेंस है ये, तो है ना। HDFC ग्रुप कंपनीज जनरल इन्फॉर्मेशन है, HDFC सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, रियलिटी, लाइफ, इसके अलावा पेंशन की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज, सब में HDFC बैंक इन्वॉल्व है। यहाँ पर आती है रैंक की बात करते हैं, WLPC की जो रैंक मैंने हमेशा से कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 116th, और बेस्ट एम्प्लॉयर में इसकी रैंक आती है 77। इसके अलावा HDFC बैंक हैज़ बीन adjudged India's बेस्ट बैंक बाय यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस 2019। इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर, यानी लगातार 12 सालों से इसको यूरोमनी अवार्ड मिल रहा है इंडियाज बेस्ट बैंक का। ये एक बड़ी खास बात है।
कि 2019 में इसको यूरो मनी अवार्ड मिला इंडिया बेस्ट बैंक का, और लगातार 12वें साल फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, HDFC बैंक हैज वॉन टॉप ऑनर्स एट द नासकॉम DSCI एक्सीलेंस अवार्ड्स 2019। DSC का यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखा है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ऐसे में डेटा का सिक्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और HDFC बैंक ये क्लेम करता है, आप ये कह सकते हो HDFC बैंक ऐसा काम करता है जिससे उसकी जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है। इसी वजह से इसको नासकॉम DSI एक्सीलेंस अवार्ड मिला 2019 में डेटा को सिक्योर करने का। इसके अलावा और कौन सा अवार्ड मिला? HDFC बैंक वाज अजर्स बेस्ट MSE बैंक एट द सेकंड सिडबी ET इंडिया MSE अवार्ड्स 2019। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बैंक का जो उसको बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला, और सिडबी आपने पढ़ाई था स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके द्वारा बैंक इसको अवार्ड मिला। द बैंक हैज ए स्ट्रॉन्ग MSME पोर्टफोलियो विद एडवांसेस ऑफ दिस सेगमेंट स्टैंडिंग एट ओवर 1.25 लाख करोड़ एज ऑन मार्च 31, 2019। यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देने में, एडवांस देने में ये बैंक बहुत आगे है, और 2019 मार्च 31 तक इसने करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का एडवांसेस दिया हुआ है, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो यार मानने वाली बात है, तभी तो सिडबी का अवार्ड मिला इसको, क्योंकि सिडबी का मेन फंक्शन क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, राइट? सेम इज हियर। अगली हमारी कंपनी आती है ICICI बैंक। 1994 में स्टार्ट हुई, ICICI ग्रुप के अंडर में आती है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है, संदीप बख्शी MD CEO हैं, और CFO हैं राकेश झा। ICICI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 1955 में बना था ICICI लिमिटेड, जिसके द्वारा बाद में ICICI बैंक शुरू किया गया। सो इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड ए मल्टीनेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। इसकी इतनी तो ब्रांचेस हैं और इतने सारे ATMs हैं जो घटते बढ़ते रहते हैं, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है? जनरल इन्फॉर्मेशन US में है, सिंगापुर, बहरीन, हांगकांग, श्रीलंका, कतार, ओमान, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब जगह पर हैं। इसके अलावा इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस UAE में है, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया में है, UK में इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं, बेल्जियम में है, जर्मनी में है। ठीक है, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं ICICI का मिशन क्या है। ICICI will leverage our people, technology, speed and financial capital to be the banker of first choice for our customers by delivering high quality। ये बैंक का मिशन है। ठीक है, expand the frontiers of our business globally, play a proactive role in full realization of India's potential, healthy financial profile, maintaining high standard of governance, contribute positively to the various countries and create value for our stakeholders। देखो ये तो हर बैंक का ऑलमोस्ट ये मिशन होता है कि वो एक हाई क्वालिटी में कस्टमर को डिलीवरी दें, ठीक है, आप बिजनेस में ग्लोबली नंबर 1 पर आ जाएं, एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, हेल्दी फाइनेंशियल प्रोफाइल होना चाहिए बैंक का, हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है ना, और वेरियस कंट्रीज़ के अंदर में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें और स्टेक होल्डर्स को वैल्यू दें, कॉमन चीज़ है। तो ये मिशन है। अब पोर्टफोलियो में देखो आपने मेरे मार्क कर रखा है, सब जगह ICICI वर्ड लिखा हुआ, ICICI, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। और वैसे भी एग्जामिनर ये तो पूछेगा नहीं, बताओ ICICI फाउंडेशन एंड दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग जो है किसकी सब्सिडरी कंपनी है? भाई ऑब्वियसली ICICI वर्ड लिखा हुआ है तो ICICI की होगी, तो इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसकी सब्सिडी UK और कनाडा में भी है, कॉमन सेंस, आई मीन जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेगमेंट की बात करें तो फंड इन्वेस्टमेंट में बैंक डील करता है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स में डील करता है, इंश्योरेंस में करता है, रिस्क प्रोटेक्शन में करता है, क्रेडिट कार्ड्स में, बैंकिंग सर्विसेज, बिजनेस बैंकिंग, ऑलमोस्ट सारे बैंक करते हैं यार। मतलब इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है मैं कहूँ उसको याद कर लो ये डिफरेंट है अदर बैंक से, सारे बैंक ये सेगमेंट है, सबके पास ये सर्विसेज होती हैं। तो इसमें से मुझे नहीं लगता एज सच कोई स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। WLPC की लिस्ट, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका, ये पूछा जाएगा वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट में कौन से रैंक पर आती है। बेस्ट एम्प्लॉयर में 65th रैंक पर है। ICICI फाउंडेशन वाज अवार्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एट द नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड, इसको मिला है। ये क्वेश्चन बनता है, आपको याद होगा जब फास्टैग सर्विसेज शुरू हुई थी ना, टोल टैक्स तो लगता है यार हाईवे पर, उसके लिए फास्टैग सर्विसेज जब इशू हुई तो फास्टैग जो थे वो इशू किए जा रहे थे बैंकों के द्वारा ताकि मैक्सिमम लोगों को फास्टैग की सुविधा उपलब्ध हो सके। तो ICICI बैंक ने एक काम किया था, बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था उस समय। अक्टूबर 31, 2019 तक ICICI जो है 2 मिलियन फास्टैग यानी कि 20 लाख फास्टैग इशू कर चुका था अक्टूबर 31 तक।
तो ये एक अच्छा माइलस्टोन था उस समय का, ये आपसे पूछा जा सकता है। ICICI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट which provides free of cost vocational training to self privileged youth inaugurated a new building in the Jodhpur city। पहली बात तो ICICI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो जोधपुर इंडिया में खोला गया, और इस बिल्डिंग को अवार्ड मिला है नेट जीरो एनर्जी प्लेटिनम का, रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, IGBC के द्वारा, मेकिंग इट द फर्स्ट न्यू बिल्डिंग इन द कंट्री टू गेट कोवेटेड सर्टिफिकेट। यानी नेट जीरो एनर्जी प्लेटिनम का जो सर्टिफिकेट है अपने आप में पहला सर्टिफिकेट है जो ICICI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मिला और जोधपुर सिटी में मिला, 2019 में मिला। तो पहला पॉइंट यहां पर आता है किसको मिला, दूसरा कहां पर मिला, तीसरा कब मिला, ठीक है, और चौथा ये भी आ सकता है किस टाइप का अवार्ड मिला। ये 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ICICI Bank launched InstaBase, India's first most comprehensive digital banking platform for MSMEs in July 2019। उस समय सारे बैंक के अपने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे थे ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इसने भी लॉन्च किया InstaBase के नाम से। नेक्स्ट कंपनी हमारी आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारी आती है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1959 में स्टार्ट हुई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। श्रीकांत माधव वैद्या इसके CMD हैं और CFO संदीप कुमार गुप्ता। IOCL was incorporated on June 30th, 1959 as an Indian oil company. The company was renamed as Indian Oil Corporation on September 1st, 1964। 1959 में स्टार्ट हुई और इसका नाम था इंडियन ऑयल कंपनी, और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और ये हुआ 1964 के अंदर में। फॉलोइंग द मर्जर ऑफ इंडियन रिफाइनरीज एस्टैब्लिश्ड 1958 विद इट। ओके फाइन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी जो प्रेजेंट नेम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है कौन से ईयर में पड़ा था, तो आंसर वुड बी 1964। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज। Indian oil accounts for nearly half of India's petroleum products market share, 35% national refining capacity and 71% downstream sector pipeline through capacity। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। जो IOCL है जिसके हम बात कर रहे हैं, ये हमारा जो इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो मार्केट शेयर है उसका 50% तक नियरली कवर करता है, हाफ। और नेशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो 35% रोल इसी कंपनी का है जिसको बोलते हैं IOCL, और 71% डाउनस्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइन थ्रू कैपेसिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है उसमें 71% जो पाइपलाइन है वो इसके पास है, IOCL के पास। द इंडियन ऑयल ग्रुप ओन्स एंड ऑपरेट्स 11 ऑफ इंडियाज 23 रिफाइनरीज with a combined refining capacity of 80.7 MMTPA यानी मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम। ये रिफाइनिंग कैपेसिटी क्या है, रिफाइनरीज जो होती है ना, इंडिया में टोटल 23 रिफाइनरीज हैं जिसमें से 11 रिफाइनरीज जो हैं वो IOCL के पास है। अगर आप देखा जाए तो इसका लगभग 50%, आई वोंट से एग्जैक्टली 50%, बट ये अगर आप मान के चलेंगे तो 11 डिवाइड बाई 23% यानी कि हो गया 47.82%। यानी मैं एक रफ आइडिया लगा के बोल रहा हूँ कि हाफ जो है 48% रिफाइनिंग कैपेसिटी जो वो केवल IOCL के पास है। तो यू कैन से आप कह सकते हो कि आधी रिफाइनरी जो हैं वो किसके पास है, IOCL के पास है। ठीक है, हाँ अच्छा पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, आधी से ज़्यादा रिफाइनरी किसके पास है भाई बताओ, IOCL के पास। ये भी आ सकता है कि IOCL के पास कितनी रिफाइनरी हैं 23 में से, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, विजन मिशन कॉमन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप कवर कर सकते हो, नॉट टू लर्न। इसके अलावा पोर्टफोलियो में ये सर प्रोडक्ट क्यों आपने मार्क कर रखा है, कभी तो पूछा नहीं, क्योंकि हम ना डेली रूटीन लाइफ में इन प्रोडक्ट से डील करते हैं। आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं, वहाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल भी होता है ना, एक्स्ट्रा माइल डीजल भी होता है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। प्रोपेल पेट्रोकेमिकल्स की बात करें हम, इंडियन ऑयल सर्वो लुब्रिकेंट्स की बात करें, इंडियन LPG सिलेंडर की बात करें, तो ये क्योंकि बहुत कॉमन है, हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। सब्सिडरी की बात करें तो जस्ट एक गो थ्रू चले जाना यार, बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें से आने का चांस बहुत कम है, और आ गया तो सही होने का चांस उससे भी कम है, तो जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको। IOCL के रैंक की बात करते हैं तो 599, WLPC की जो रैंक है वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की, वो है 599 रैंक है इसकी। इंडियन ऑयल बैक द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज FIPPI सस्टेनेबिलिटी ग्रोइंग कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर। हालांकि 2019 में अवार्ड मिला है, ठीक है, बट मिला है तो मिला यार, है ना, अचीवमेंट तो अचीवमेंट ही है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फिपी। तो उससे क्या मिला भाई, इससे सस्टेनेबिलिटी ग्रोइंग कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके अलावा इंडियन ऑयल वॉन द नेशनल CSR अवार्ड। CSR हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। CSR का मतलब क्या था, कॉर्पोरेट, हाँ अब आपको पता चल गया है ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये अवार्ड मिल चुका है। लेकिन किस चीज़ में अवार्ड मिला ये CSR का, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी फॉर इट्स आसाम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग प्रोजेक्ट एट डिगबोई। आसाम में डिगबोई जगह है, वहाँ पर इनको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करने के वजह से नेशनल CSR अवार्ड मिला। किससे मिला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिला। क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर करीब करीब 490 करोड़ रुपया खर्च किया है एक साल के अंदर 18-19 में CSR इनिशिएटिव्स के लिए, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत 490 करोड़ रुपया खर्च किया केवल एक साल के अंदर, ओनली इन 1 ईयर। भाई मानने वाली बात है नहीं, गुड अचीवमेंट। अच्छा, और ये फॉर्ब्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर्ब्स का मतलब क्या होता है, फॉर्ब्स जो है हर साल 2000 WLPC इशू करती है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की लिस्ट जारी करती है जिसपे रैंकिंग देती है। तो ये यहाँ पर बात आपको लिखित में मिल गई है जो मैं आपको बार बार वर्बली बता रहा था। गॉट इट। चलिए, इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंपनी आती है इन्फोसिस। भाई आजकल इन्फोसिस बहुत चर्चा में है, तो इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं उनके दामाद जो हैं सन इन लॉ, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए और भी मायने रखती है। इन्फोसिस की शुरुआत हुई थी 1981 बेंगलुरु के अंदर में। इसके चेयरमैन हैं नंदन नीलेकानी और सलील पारेख है MD CEO और CFO नीलंजन रॉय। इट वॉज फाउंडेड इन 1981 बाय 7 इंजीनियर्स। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द कंपनी विच वॉज फाउंडेड बाय 7 इंजीनियर्स। तो नाम क्या होगा, इन्फोसिस। इन्फोसिस 2 4 6 7, अरे वाह क्या बात है। इन्फोसिस का नाम में भी अगर आप देखो तो 7 अल्फ़ाबेट आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। गुड लॉजिक। कौन कौन थे वो 7 इंजीनियर्स, NR नारायणन मूर्ति, नंदन नीलेकानी, NS राघवन, S गोपाल कृष्णन, SD शिबूलाल, K दिनेश एंड अशोक अरोड़ा। ये 7 इंजीनियर्स थे जिन्होंने कंपनी बनाई थी 1981 में इन्फोसिस के नाम से। और इन्होंने तब ये पटनी कंप्यूटर्स सिस्टम में काम करते थे सातों लोग। इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया था, बोला खुद का काम करेंगे भाई, अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे। तो पट्टी कंप्यूटर्स को रिज़ाइन करके सातों ने मिलकर के कंपनी खोली थी जिसका नाम है इन्फोसिस। लेकिन कंपनी जब खोली गई तब उसका नाम रखा गया था इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या था, कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम था। और 10,000 की कैपिटल थी जो जिससे कंपनी स्टार्ट की गई थी उस समय। ठीक है, और इनका पहला क्लाइंट था न्यूयॉर्क सिटी के अंदर में डेटा बेसिक कॉर्पोरेशन। 83 के अंदर में कंपनी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड टू रिलोकेटेड फ्रॉम पुणे टू बेंगलुरु। तो पुणे में स्टार्ट हुई थी कंपनी, बट इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में शिफ्ट कर दिया था। अभी करंटली कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं 7 इंजीनियर्स, नाम नहीं पूछे जाएंगे, 7 इंजीनियर्स बताओ कौन कौन से थे। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ही आ सकता है कि बताओ कौन सी कंपनी थी जिसको 7 इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है, द कंपनी चेंज इज नेम टू इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इन 1992। 1992 के अंदर में इसका नाम बदल के रख दिया गया इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद में कंपनी बन गई लिमिटेड, यानी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। उसका नाम हो गया इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड व्हेन इट बिकेम पब्लिक लिमिटेड इन 1992 जून। यानी कि पहले इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम रखा, इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से नाम चेंज हो गया इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और बाद में इसका नाम बदल के हो गया इन्फोसिस लिमिटेड। ठीक है, इट वॉज इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 1992 में, लेटर रीनेम्ड एज इन्फोसिस लिमिटेड इन जून 2011। यानी अभी जो नाम है इन्फोसिस लिमिटेड वो कब पड़ा था, 2011 के अंदर में। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर हो गया। ये भी हो सकता है कि इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी ईयर में बनी, तो आपका आंसर होगा 1992 के अंदर में। ठीक है, फाउंडेशन ईयर था 1981। 1992 के अंदर में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और 2011 में इसका नाम हो गया इन्फोसिस लिमिटेड, जो अभी करंट नेम है। करेक्ट, तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये बनते हैं और पूछे जाएंगे आपसे। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बिजनेस कंसल्टिंग करती है, IT में काम करती है, आउटसोर्स करती है। ठीक है, इसके अलावा इसके 1045 क्लाइंट्स हैं, 50 कंट्रीज में काम करती है।
और 85 सेल्स मार्केटिंग ऑफिसेज हैं, 114 डेवलपमेंट सेंटर्स है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, नो नीड टू लर्न। विजन मिशन कॉमन होता है, नो नीड टू लर्न। अब यहाँ बात करते हैं पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी की, ये अच्छा है। वन ऑफ द नोन प्रोडक्ट्स इज फेनिकल विच इज अ यूनिवर्सल बैंकिंग सोल्यूशन विद वेरियस मॉड्यूल्स फॉर रिटेल कॉर्पोरेट बैंकिंग। ये क्या, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। It provides software development, maintenance, independent validation services to companies in banking, finance, insurance, manufacturing, and other domains. One of its known products is Finacle, which is universal banking solution with various modules for retail and corporate banking. ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ वो कौन, ये जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है Finacle, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, तो ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बैंकिंग सोल्यूशन में ना बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। सो दे कैन आस्क यू दिस। इसके अलावा कौन कौन से की प्रोडक्ट्स हैं, माना है, आईआईपी है, आईआईपी मतलब इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एजवर्स सिस्टम, फेनेकल, पनाया क्लाउड सूट और स्कावा। देखो ये प्रोडक्ट्स ना बड़े कॉमन प्रोडक्ट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं नाउ डेज बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट बैंकिंग के सॉल्यूशंस की वजह से। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट कौन सी कंपनी के हैं, ठीक है। खासकर फेनिकल के बारे में तो ज़्यादा पूछने के चांसेस बनते हैं, तो आपका ना आंसर होगा इन्फोसिस। इसके अलावा इसकी जो WLPC की रैंक है वो है 492, ठीक है, और वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर के लिस्ट में 588। और मैंने आपको बोला था इसकी आपके वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा आपको, या प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा लर्न, उसको रैंक को लर्न करने का तरीका आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं, और इनकॉर्पोरेशन ईयर को भी लर्न करने का तरीका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत ईजिली आप सारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन ईयर लर्न कर सकते हो। इसके अलावा 2019 में इन्फोसिस हैज़ बीन अवॉर्डेड एक्सीलेंट पार्टनर अवार्ड बाय माज़दा। माज़दा जापान की कंपनी है ना, हाँ, जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमेकर बेस्ड इन हिरोशिमा जापान। हिरोशिमा तो वैसे भी बहुत फेमस है, हिरोशिमा नागासाकी, जहाँ पर पहला परमाणु बम गिरा था, दो है ना, यूएस के द्वारा। 2019 में इसको अवार्ड मिला था एक्सीलेंट पार्टनर अवार्ड बाय माज़दा, माज़दा जो जापान की कंपनी है। इसके अलावा 2019 में इन्फोसिस वाज प्रेजेंटेड विद द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड in the climate neutral now category at the UN climate change conference in Madrid, Spain। और स्पेन में भी अवार्ड मिला था इसको, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंदर में क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ का अवार्ड। ओके जी। इसके अलावा Infosys has been certified by the Top Employers Institute as a 2020 top employer in recognition of its excellence in employment practices across Australia, Singapore and Japan। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान में बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड मिला है इसको। टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूट ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, है ना, इन्फोसिस। इन्फोसिस टू एक्वायर अवार्ड विनिंग डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस कॉमर्स एंड एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एक्रोन ICICI। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी कंपनी को एक्वायर करने की फिराक में है, ठीक है। इन्फोसिस कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ गाइड विजन, अ लीडिंग सर्विस नाउ एलीट पार्टनर इन यूरोप। जो इसने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया गाइड विजन का, गाइड विजन को खरीद लिया इन्फोसिस कंपनी ने, जो कि इस समय बहुत ही बड़ी लीडिंग सर्विस कंपनी है यूरोप के अंदर में। चलिए यहाँ पर हमारी कंपनी खत्म होती है इन्फोसिस, और हमारी अगली कंपनी स्टार्ट होती है ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है 1910 के अंदर में, ITC ग्रुप के अंदर आती है, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। चेयरमैन है संजीव पुरी, MD CEO है संजीव पुरी, और इसके CFO हैं सुप्रतिम दत्ता। It was established as a private company in August 1910 as the Imperial Tobacco Company of India Limited. It was converted into public limited company in 1954. It was established as a private company in August 1910 में स्टार्ट हुई थी। इसका नाम था Imperial Tobacco Company of India Limited, यानी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी स्टार्ट की गई थी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसके लिए 1910 में। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 1954, यानी 44 साल के बाद 44 ईयर्स लेटर 1954 के अंदर में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, यानी इसने शेयर्स अपने मार्केट में उतार दिए। इट वॉज फर्दर रीनेम्ड एज इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड इन 1970। 1970 में फिर इसका नाम बदल के हो गया इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, और 1974 के अंदर में इस कंपनी का नाम हो गया ITC लिमिटेड। क्यों ऐसा, क्यों नाम क्यों चेंज कर दिया ITC? क्योंकि कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड हो रही थी। 1974 के बाद एक कंपनी डाइवर्सिफाइड हो गई। डाइवर्सिफाइड होने का मतलब यह है कि कंपनी जो है अलग अलग सेक्टर्स में उतर रही थी, इसलिए इस कंपनी ने अपना नाम बदल करके कर दिया ITC लिमिटेड।
यानी कि टोबैको का जो इस पर ठप्पा था उसको हटा करके आईटीसी लिमिटेड कर दिया, क्योंकि 1978 में इसने अपना होटल खोला था आईटीसी मौर्या दिल्ली के अंदर में। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में आती रही, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी बेचती है। ITC is rated among the world's best big companies, Asia's Fab 50, world's most reputable companies by Forbes magazine, India's most admired company in a survey conducted by Fortune India magazine and Hay Group। बहुत सारे अवार्ड मिलने ही है यार, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है भाई, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसी थोड़ी चल जाती है। अब देखो एक कंपनी कौन कौन सी चीज़ों में डील करती है, बहुत सारी चीज़ों में डील करती है, और स्पेशली उन चीज़ों में डील करती है जो आप लोग डेली यूज़ करते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, जैसे कंपनी एफएमसीजी में डील करती है, एफएमसीजी में सिगरेट सिगार्स बेचती है, फूड बेचती है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बेचती है, एजुकेशन स्टेशनरी का सामान बेचती है, इसके अलावा लाइफस्टाइल रिटेलिंग में भी डील करती है, सेफ्टी मैचेस और अगरबत्ती में भी डील करती है। सिगरेट में नेवी कट हो गया, फ्लेक, सिल्क कट, गोल्ड फ्लेक, जॉन प्लेयर, और फूड्स में आशीर्वाद का आटा आता है, सनफीस्ट के बिस्कुट, बिंगो, yippee, किचन ऑफ इंडिया, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन, गमोन, इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करते होंगे। एसेंसा डी, विल्स, फियामा, विवेल, एंगेज, सुपीरिया, है ना। और स्टेशनरी में क्लासमेट के रजिस्टर, पेपर क्राफ्ट, इसके अलावा लाइफस्टाइल रिटेलिंग में विल्स लाइफस्टाइल, जॉन प्लेयर्स ब्रांड आपने सुना होगा। अगरबत्ती मैचेस भी आती है एम के नाम से, आई नो, मंगलदीप अगरबत्ती भी आती है। होटल्स की बात करें तो इन सब के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके नाम से पहले आईटीसी वर्ड लिखा हुआ है, बट हो सकता है कि आप जिस सिटी या स्टेट में रहते हो वहाँ पर भी ये होटल इनका एक ना एक ज़रूर होगा, आप चेक कर सकते हो। जैसे जयपुर में है, हैदराबाद में, आगरा में, बेंगलुरु में, मुंबई में तो बहुत सारे हैं, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, चेन्नई। ठीक है, पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग में भी कंपनी डील करती है, अल्फा जैप, अल्फा प्लस, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो कुछ को आपको समझ लेना है, गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि चांसेस बन सकते हैं इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एग्री बिजनेस में भी डील करती है, जैसे फीडिंग रेट्स में सोया मील है, फूड ग्रेन्स है, वीट है, फीड फ्लोर है, राइस है, पल्सेस हैं, है ना, इन सब में भी डील करती है। और आईटी सेक्टर में भी डील करती है ये आईटीसी इन्फोटेक के नाम से। तो बहुत इसको बोलते हैं हम कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर में डील करती है। ITC रैंक्ड 833rd ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट। WLPC की लिस्ट में इसकी जो रैंक है वो है 833, और वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में जो इसकी रैंक आती है वो 453 आती है। 2019 ITC अर्न्स द हाईएस्ट ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर वाटर स्टीवर्डशिप। अरे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली वाटर स्टीवर्डशिप के अंदर में। वाटर स्टीवर्डशिप का मतलब देखो जरा, ITC इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड टू बी द वाटर पॉजिटिव फॉर 17 ईयर्स। 17 साल से पानी की बचत और पानी को साफ पीने का पानी अवेलेबल कराने के लिए कंपनी मेहनत कर रही है, बताओ यार। तो अवार्ड तो मिलना ही चाहिए इस कंपनी को। और सबसे बड़ा अचीवमेंट देखो जरा, यहां देखो, इट्स वाटर स्टीवर्डशिप प्रोग्राम हैज क्यूमुलेटिवली कवर्ड 10.87 लाख एकर्स, बेनिफिटिंग ओवर 3.20 लाख पीपल इन 15 स्टेट्स। 15 स्टेट में करीब 3.25 लाख लोगों को बेनिफिट कर रहा है, और जो वाटर पॉजिटिव बनाया वो 10.87 लाख एकड़ एरिया को वाटर पॉजिटिव बनाया पिछले 17 साल से इस कंपनी ने। तो इसको भैया वाटर स्टीवर्डशिप का हाईएस्ट ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड तो मिलना ही चाहिए, है ना, मिलना चाहिए ना। हाँ अरे सर मिलना ही चाहिए सर, वी डू एग्री विद यू, है ना। चलो इसके अलावा आगे चलते हैं जरा, और क्या है। ITC इन अक्टूबर 2019 लॉन्च द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट। अरे भाई चॉकलेट के प्रेमी, हाँ जी, जो चॉकलेट पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, क्या बनता है। वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट इन्होंने बेची, जिसकी कीमत थी 4.3 लाख पर केजी अंडर इट्स फैबले ब्रांड। अरे बाप रे बाप, मतलब 1 किलो चॉकलेट की कीमत है 4,30,000 रुपए, 1 किलो चॉकलेट की अक्टूबर 2019 में इन्होंने बेची है। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट आ सकता है। कॉन्ग्लोमरेट अभी मैंने आपको डिस्कस किया था ना, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब है अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करना, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अब तो आपसे, इनको राइट है क्वेश्चन पूछने का कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्लोमरेट, है ना। इट इज ऑपरेटिंग बिजनेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस, IT सेक्टर। इसलिए जो कॉम्बिनेशन में काम करती है कंपनी, अलग अलग सेक्टर में काम करती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट कंपनी, और ITC कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। लार्सन एंड टूब्रो स्टार्ट हुई थी 1938। सर इंडियन कंपनी तो लग नहीं रही है, लार्सन एंड टूब्रो नाम ये तो बड़े अजीब से फॉरेनर नेम लग रहे हैं ना। अब इसका लॉजिक भी पता चलेगा आपको, और उस पर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। इनकॉर्पोरेशन ये था 1938। L&T ग्रुप के अंदर एक कंपनी आती है,
मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अनिल मणिभाई नायक चेयरमैन है, एस एन सुब्रमण्यम इसके एमडी सीईओ हैं और मिस्टर शंकर रमन जो है सीएफओ है। Larsen & Toubro is a major technology, engineering, construction, manufacturing and financial services conglomerate। अगर ये conglomerate है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में भी काम करती है, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में और फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। ठीक है, और इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। L&T addresses critical needs in key sectors like hydrocarbon, infrastructure, power, process industry, defense। Customers over 30 countries हैं around the world। Company manufacturing footprints extend across 8 countries in addition to India। इसके अलावा कंपनी के जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। It was founded in 1938 by 2 Danish engineers taking refuge in India। लार्सन एंड टूब्रो 2 डेनिश इंजीनियर्स थे जो रिफ्यूज के फॉर्म में इंडिया में आए थे 1938 में। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर छुपते छुपाते 1938 में ये किसी तरह से इंडिया में पहुंच गए और दोनों इंजीनियर्स थे, तो दोनों ने यहाँ पर आकर एक कंपनी खोल ली भाई इंडिया के अंदर आकर के, इसलिए इंडियन कंपनी कहलाती है ये। ठीक है, कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 2 डेनिश इंजीनियर्स थे जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और वो रिफ्यूजी की फॉर्म में इंडिया में आए थे छुपते छुपाते वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेम द कंपनी विच वाज फाउंडेड बाय 2 डेनिश इंजीनियर्स टेकिंग रिफ्यूज इन इंडिया। आंसर इज लार्सन एंड टूब्रो। अब इसके अलावा इंफॉर्मेशन दे रखी है बेस की 130 सब्सिडरी कंपनी और 15 एसोसिएट कंपनी, मतलब टोटल कितनी कंपनी हो गई 145 कंपनीज। बाप रे बाप, L&T ग्रुप के अंदर में 145 कंपनीज, अमेजिंग। अभी किस किस चीज में डील करती है? कंस्ट्रक्शन में डील करती है, माइनिंग में डील करती है, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में, हैवी इंजीनियरिंग में, हाइड्रोलिक्स में, हाइड्रोकार्बन में, इसके अलावा आईटी कंसल्टिंग में, डिजिटल सॉल्यूशन में, मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल हैंडलिंग में, पावर में, रबर प्रोसेसिंग में, शिप बिल्डिंग में, टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। इतनी सारी चीज़ों में डील करती है भाई, तभी तो 145 कंपनीज हैं। बेटा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में जाना चाहते हो, बहुत हार्डवर्क करना चाहते हो, यू कैन डू दिस, प्लीज गो थ्रू दिस, है ना। स्मार्ट वर्क करना है तो छोड़ देना इसको। अब बात करते हैं इस कंपनी की रैंक कितनी है, 366 है WLPC की रैंक, WLPC 2021 की लिस्ट में इसकी रैंक है 366 और एम्प्लॉयर्स की वर्ल्ड से बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में इसकी रैंक है 127। लार्सन एंड टूब्रो inaugurated phase 1 of Metro Express in the African island nation of Mauritius by the Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi and the Honorable Prime Minister Mr. Praveen Kumar Jugnauth, Prime Minister of Mauritius। ये एक अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है ना प्रवीण कुमार जुगनॉथ, इनका भी जो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे, अभी तो नहीं, मतलब आप कह सकते हो दादा परदादा वो इंडियन थे। यस, आप हिस्ट्री सर्च करना, प्रवीण कुमार इनके जुगनॉथ की जो प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के, इनके परदादा मेरे ख्याल से इंडियन थे जो मॉरिशस वहाँ जाकर के शिफ्ट हो गए थे, 5th जनरेशन वहाँ स्टार्ट हुई। तो एक तरीके से आप कह सकते हो जड़े तो इंडियन ही है वहाँ की। ठीक है, तो उस समय जो फर्स्ट फेज था मेट्रो एक्सप्रेस का इन अफ्रीका में, अफ्रीकन आइलैंड में था, मॉरिशस में, वहाँ पर उसका इनॉग्रेशन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्रवीण कुमार जुगनॉथ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। L&T Construction has secured a prestigious project from Navi Mumbai International Airport Private Limited for the engineering, procurement and construction of the Greenfield Navi Mumbai International Airport at Navi Mumbai in September 2019। इनको एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट भी मिला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड से मिला है इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, ग्रीनफील्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बता रहे भाई, ओ कंपनीज दैट हैव शेयर्स, ये बता रहे कि लिमिटेड का, लिमिटेड जो वर्ड लिखा होता है कंपनी के साथ में उसका मतलब क्या होता है। यार यू नो इट वेरी वेल यार, अच्छी बात है, ये तो बताया भी है मैंने आपको, जब कंपनी लिस्टेड हो जाती है, अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है तो वो लिमिटेड बन जाती है। कंपनीज दैट हैव शेयर्स व्हिच आर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट आर कॉल्ड पब्लिक कंपनीज and the shareholders are the owners of the company as per the number of shares they own. The liability of these shareholders, the owners per se, is limited to the number of shares they own. तो जितने शेयर्स उनके होते हैं उतने के साथ ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए कंपनी के साथ वर्ड लिखा जाता है लिमिटेड। Thus the word
लिमिटेड इज यूज्ड आफ्टर दीज कंपनीज टू इंडिकेट दैट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारी कंपनी खत्म होती है। कौन सी थी हमारी? लार्सन एंड टुब्रो, LNT। अब हमारी अगली कंपनी आती है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। NTPC जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1975 के अंदर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन और CEO है और अनिल कुमार गौतम इसके CFO हैं। NTPC जो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। It is a public sector undertaking engaged in the business of generation of electricity and allied activities। यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाली कंपनी है जिसका नाम है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला। इट फीड्स अ फोर्थ ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, और we can say that NTPC lights up every fourth bulb in the country। यानी आप मान के चलो कि हमारी जो 25% जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की वो NTPC पूरा करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पूरा करती है। इसलिए कहते हैं कि हमारे घर में अगर 4 बल्ब जल रहे हैं ना, तो 4 में से 1 बल्ब जो है वो NTPC के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। इट फीड्स अ फोर्थ ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी नीड्स, और वी कैन से दैट NTPC लाइट्स अप एवरी फोर्थ बल्ब इन द कंट्री। तो ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। नेम द कंपनी विच फीड्स और विच लाइट्स अप एवरी फोर्थ बल्ब इन द कंट्री। द आंसर विल बी NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट पावर कंपनीज इन इंडिया, having operations that much global standards commensurate with our country's growth challenges। NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain total installed capacity 130 gigawatt by 2030। तो एम है, अच्छी बात है, हर कंपनी का कुछ एम होता है आगे बढ़ने का। और विजन क्या है? वर्ल्ड्स लीडिंग पावर कंपनी बनना, इंडिया को एनर्जाइज करना। ठीक है, अच्छी बात है, जनरल बात है ना बेटा। देखो मैं फिर वही बात बोलता हूँ, अगर आपको बहुत हार्डवर्क करना है तो सब कुछ लर्न करना, कुछ छोड़ना मत। अब सब्सिडरी की बात करते हैं, NTPC। अब यहाँ बिजली का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का मतलब भी क्या होता है? बिजली। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सेंस है, आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आ गया तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, थर्मल पावर, बिजली उत्पादन करना। तो कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कौन सी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है? तो आंसर क्या होगा? NTPC। तो इस बिजली वर्ड से आपको पता चल जाएगा, ये हिंट है। विद्युत का मतलब भी बिजली होता है ना। इसकी रैंक कौन सी है? 513 रैंक है WLPC के अंदर में। और सर एम्प्लॉयमेंट में नहीं है इसकी रैंक, नहीं होगी यार, नहीं है। वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय में नहीं रैंक आती होगी ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, छोड़ दो उसको यार। WLPC की रैंक याद कर लो। एक टर्म लोन है, एग्रीमेंट है 5000 करोड़ का, विच वॉज साइंड बाय NTPC विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 6 दिसंबर 2019। अरे बाप रे बाप, SBI लोन दे रहे हैं NTPC को 5000 करोड़ रुपए का, बड़ा छोटा मोटा यार। NTPC लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन, इसको एक अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी 2019 का इसको अवार्ड मिला है। इसके अलावा 18-19 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था 2473.64 करोड़ रुपीस का डिविडेंड पे किया है। बताओ, गवर्नमेंट कंपनी डिविडेंड पे करे इतना ज़्यादा। मतलब एक टाइम था 1991 से पहले जब गवर्नमेंट कंपनीज लॉसेस में थी सारी, और अब यहाँ पर देखो कितना डिविडेंड पे कर रही हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट कंपनी आती है ONGC, जिसको हम बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1956 में स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर है उत्तराखंड में। शशि शंकर इसके हैं CMD और सुभाष कुमार है CFO। ONGC was founded on 14th August 1956 by Government of India, which currently holds a 68.94% equity stake। ठीक है, ONGC जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंड की गई थी 1956 में, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कितना स्टेक है? 68.94% है, तो बाकी पब्लिक का होगा। ONGC has discovered 6 of the 7 commercially producing Indian basins in the last 50 years, adding over 7.1 billion tons of in-place oil and gas volume of hydrocarbons in Indian basins। very important point, very important। देखो, आज़ादी से पहले ना हमको ये कहा गया था कि भारत के अंदर में कच्चा तेल नहीं निकाला जा सकता, मतलब है ही नहीं।
आप ज़मीन के नीचे खोदोगे तो पानी निकलेगा, ऑयल तो मतलब ही नहीं है। तो हम लोग इंपोर्ट करते थे सारा कच्चा तेल, ठीक है ना, जिससे गाड़ियाँ चलती थी भाई, है ना, इंपोर्ट होता था। लेकिन ये जो कंपनी है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, IOCL की बात कर रहे हैं ना, सॉरी ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC ने 7 में से 6 बेसिन्स फाइंड आउट किए। बेसिन्स क्या होता है? आपने वॉश बेसिन सुना? वॉश बेसिन जब पानी पाइपलाइन के द्वारा नीचे जाता है, ऐसे ही जो हमारे समुद्र की गहराइयों के नीचे और जमीन की गहराइयों के नीचे कच्चा तेल होता है जिसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है, तो एक बेसिन्स बनाया जाता है जहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडियन बेसिन्स, प्रोड्यूसिंग बेसिन्स, ठीक है। तो 7 में से 6 बेसिन्स इस कंपनी के पास है, ONGC के पास है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरे भारत में 7 बेसिन्स है, उसमें से 6 किसके पास है? ONGC के पास। तो क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है यार ये? और उससे बड़ी बात, पिछले 50 सालों में उन बेसिन से हमने करीब करीब 7 बिलियन टन्स ऑयल वहां से एक्सट्रैक्ट किया है। 7 बिलियन टन्स। सोचो अगर ये नहीं होता तो हम इंपोर्ट करते तो यार डॉलर कितने खर्च होते बताओ, खर्चा ज़्यादा हो जाता ना हमारा इंपोर्ट पे। तो 7 बिलियन टन्स तो हमने ऑयल एंड गैस जो है खुद ही प्रोड्यूस किया भाई, और इस कंपनी के द्वारा, ONGC के द्वारा। ग्रेट अचीवमेंट। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी होगी यार। 7 में से 6 बेसिन इसके पास है। इट इज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग फॉर एंड एक्सप्लॉइटिंग हाइड्रोकार्बन्स इन 26 sedimentary basins of India and owns and operates over 11,000 kilometers of pipeline in the country। और 11,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है जिससे कच्चा तेल जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस अराउंड 77% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल, इक्वलेंट टू अराउंड 30% ऑफ कंट्रीज टोटल डिमांड। मतलब पूरे भारत में जितना ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 77% जो है, मोर देन 2/3 केवल ONGC करती है। और हमारी कंट्री की जो टोटल डिमांड है उसका 30% ही कवर करती है। शुक्र है यार, मतलब 30% डिमांड तो हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो गए ना यार। भाई मान लो फॉर एग्जांपल 100 लीटर की अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उसमें से 30 लीटर जो है हमारी खुद के सेल्फ डिपेंडेंट प्रोडक्शन है भाई। और वो किसकी वजह से है? ONGC की वजह से। क्या बात है भाई, तालियां तो बनती है यार। तो 77% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल ये कंपनी प्रोड्यूस करती है और हमारी कंट्री के टोटल डिमांड का 30% ही कंपनी जो पूरा कवर करती है। और गैस तो 62% करती है। अरे बाप रे बाप, नेचुरल गैस का 62% डिमांड पूरा करती है हमारी। वाओ, गुड अचीवमेंट। ONGC हैज बीन रैंक्ड 449 ऑन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट इन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉर्पोरेशन। ईयर 2015 में इसको जो है 449th रैंक मिली थी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिस्ट में। It is ranked 17th among top 250 global energy companies by Platts. Very important. 2 वजह से। पहली बात तो ये एनर्जी कंपनीज में इसकी रैंक 17th है भाई, आउट ऑफ 250। अरे बाप रे, 250 कंपनियों में से इसकी रैंक 17th है, वेरी टॉप मोस्ट पोजीशन। और उससे बड़ी बात, प्लैट्स ने इसको अवार्ड दिया। प्लैट्स एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कह सकते हो जैसे फिल्मों के लिए कौन सा अवार्ड होता है जो बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है यार फिल्म्स के लिए, जो भी मिलता है अवार्ड यार, अब आप समझ गए होंगे, मुझे पता है ना। तो एक इस तरीके से प्लैट्स के द्वारा अगर कोई अवार्ड मिल रहा है तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार। कमेंट में डाल देना यार, ठीक है, कौन सा अवार्ड मिलता है फिल्मों को सबसे बड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट में डाल देना, ठीक है। चलिए, विजन क्या है? टू बी द ग्लोबल लीडर इन इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस। ठीक है जी, ग्रो करो, बहुत अच्छी बात है। और विजन भी ऐसे ही है, मिशन भी यही है, गुड, अच्छी बात है, दिख रहा है हमको। अब बात करते हैं रैंक की। ONGC की रैंक है 665 ऑन WLPC और बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में इसकी रैंक है 404। और इसको ONGC को अवार्ड मिला गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट 2019 और अवार्ड्स ज्यूरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया, मतलब इसके द्वारा अवार्ड मिला है। बाय लिखे ना यार, अवार्ड ज्यूरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, किसमें? रिस्क मैनेजमेंट में। इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एडेड अनदर ग्लोरी टू इट्स किटी बैगिंग S&P Platts ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2019 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। S&P होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर प्लैट्स, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सर्च जरूर करना गूगल में जा करके जब टाइम मिले ना, S&P Platts के बारे में। उसके द्वारा ये अवार्ड मिला भाई 2019 में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड मिला इस कंपनी को। ONGC इज द ओनली इंडियन कंपनी टू बैग ऑनर्स फ्रॉम प्लैट्स दिस टाइम अक्रॉस ऑल कैटेगरी। यानी 2019 में केवल एक कंपनी है ONGC
जिसको S&P प्लस से अवार्ड मिला था, केवल इकलौती कंपनी इंडियन कंपनी है। तभी मैंने कहा ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। Oil and Natural Gas Corporation Limited has priced its maiden offering of US dollar bonds in aggregate principal amount USD 300 million. The bonds will bear a coupon 3.375%, will mature in 2019. ONGC ने ना अपने बॉन्ड्स निकाले हैं US डॉलर बॉन्ड्स, यानी कि ONGC ने अमेरिकन इन्वेस्टर से पैसा रेज किया, कितना 300 मिलियन US डॉलर बॉन्ड्स इशू करके। उस बॉन्ड्स का रेट क्या था 3.375%। बस मतलब अगर अमेरिकन इन्वेस्टर डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ओनली 3.375%। बस देखो, दिस इज द टाइटेस्ट कूपन फॉर 10 ईयर और लॉन्गर टेनोर ऑफरिंग फ्रॉम इंडिया एवर अचीव्ड बाय एनी इंडियन कॉर्पोरेट। बहुत बड़ी बात है भाई, इंडियन कॉर्पोरेट अमेरिकन इन्वेस्टर को कह रही है कि भैया आप इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में और पूरे साल का हम आपको केवल 3.375% इंटरेस्ट देंगे, और उसमें भी कंपनी ने 300 मिलियन डॉलर्स रेज कर लिया यूएस से। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। टाइटेस्ट कूपन का मतलब है सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वर्ड समझ आ गया, टाइटेस्ट कूपन का, इसको कूपन रेट बोलते हैं बेसिकली, इंटरेस्ट रेट को ना कूपन रेट बोलते हैं। तो टाइटेस्ट कूपन का मतलब है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किया है, और उसमें भी पैसा रेज किया 300 मिलियन डॉलर्स। हम सब चलिए, नेक्स्ट कंपनी आती है हमारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। पावर ग्रिड 1989 में स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। श्रीकांत कांडीकुप्पा इसके CMD है और मोहम्मद ताज मुकर्रम इसके CFO हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इज एन इंडियन स्टेट ऑन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज कंपनी। इट ट्रांसमिट पावर ग्रिड, आपने देखा होगा हाईवे के पास बहुत सारे ग्रिड बने होते हैं, ग्रिड जहां से पावर ट्रांसमिट होती है, हाइपर टेंशन वायर होती है, आपने देखा होगा। ये ट्रांसमिट करने वाली कंपनी है, ठीक है। तो इट ट्रांसमिट्स अबाउट 50% ऑफ टोटल पावर जनरेटेड इन इंडिया ऑन इट्स ट्रांसमिशन नेटवर्क। यानी कि जितनी भी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है, उसको ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह, और 50% से ज़्यादा की पावर ट्रांसमिशन केवल ये कंपनी करती है, जिसका नाम है PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और इसके बारे में लिखा हुआ है ट्रांसमिशन नेटवर्क में कितना है, सर्किट किलोमीटर कितना है, ये कुछ इसके बारे में डिटेल दे रखी है। इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, इनिशियली पावर ग्रिड मैनेज्ड ट्रांसमिशन एसेट्स ओन्ड बाय NTPC, NHPC एंड नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्चुअली क्या था, जो पावर ग्रिड था ना, पावर ग्रिड मैनेज ट्रांसमिशन एसेट्स, पावर ग्रिड जो था वो इन 3 कंपनियां आई, NTPC, NHPC और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के ना अपने अपने ट्रांसमिशन सेक्टर थे। मतलब आप कह सकते हो इनकी ट्रांसमिशन का खुद का अपना सिस्टम था, जिससे ये ट्रांसमिशन करते थे पावर को। ये 3 कंपनियां थी, NTPC, NHPC, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी और खुद ही ट्रांसमिट करती थी। 1993 के अंदर में द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एक्ट आया, और इनकी सारी ऑनरशिप जो है ऑफ 3 पावर कंपनीज पावर ग्रिड को दे दी गई, और ऑल एम्प्लॉयज ऑफ इसके कंपनी के सारे एम्प्लॉयज किसके एम्प्लॉय बन गए, पावर ग्रिड के। बात समझ आ रही है? यानी ये जो 3 कंपनियां NTPC, NHPC, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन थी, खुद ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ट्रांसमिट करती थी। 1993 में एक्ट आया, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एक्ट, और इन तीनों कंपनियों की जो एसेट थी ट्रांसमिशन वाली वो पावर ग्रिड को दे दी गई, और पावर ग्रिड हो गई पावरफुल। पावर ग्रिड्स टेलीकॉम कंपनी पावरटेल ऑपरेट्स नेटवर्क 29 to 79 किलोमीटर, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस 210 लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। विजन बहुत कॉमन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें, पावर ग्रिड कुछ खास नहीं है इसके अंदर में ऐसा लर्न करने वाला। अब देखो यहाँ पर बात आती है जॉइंट वेंचर की, पावर पावर पावर, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, पावर पावर। क्या इसको याद करने की जरूरत लगती है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन वर्ड से, ट्रांसमिशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, PGCIL की बात करें। लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड किसके जॉइंट वेंचर है, क्योंकि बिल्कुल हटके है तो एक क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे बेटा, बेवफा पॉइंट है ये। यहाँ पर भी पावर है, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, तो इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है।
इसको आपको याद करना पड़ेगा, एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड। ये किसके साथ जॉइंट वेंचर है? पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। सब्सिडरी पावर लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत आपको नहीं है। 796 इसकी रैंक है WLPC में। Power Grid has adjudged winner of National Award for Excellence in CSR and Sustainability under organizational category of Best Community Development Awards on Integrated Watershed Management in Kurnool, Andhra Pradesh and Vijayapura, Karnataka at National CSR Leadership Congress and Awards function organized by Zee Business in August 2019. पावर ग्रिड को अवार्ड मिला नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज था? बेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट अवार्ड्स। ठीक है, और कहां पर मिला? कुरनूल आंध्र प्रदेश में और विजयवाड़ा कर्नाटका, जहां पर इन्होंने वाटरशेड मैनेजमेंट किया था। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? जी बिजनेस ने किया था। इसके अलावा पावर ग्रिड को एक और अवार्ड मिला, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2019 में मिला। बेस्ट परफॉर्मिंग पावर ट्रांसमिशन का अवार्ड मिला, यहाँ पर भी पावर ट्रांसमिशन का अवार्ड मिला। चलिए, बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है पावर ग्रिड के बारे में, PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब बात करते हैं रिलायंस के बारे में। जब रिलायंस की बात करते हैं ना, तो बच्चों को लगता है यार हमें तो सब कुछ पता है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने कभी शायद सुनी भी नहीं होंगी। जी हाँ, कभी सुनी भी नहीं होगी। इनकॉर्पोरेशन ईयर है 1966, लेकिन ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1960 के अंदर में। जी हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज फाउंडेड बाय धीरूभाई हीराचंद अंबानी एंड हिज ब्रदर चंपकलाल दमानी इन 1960। अरे सर, ये तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि जब भी रिलायंस का नाम आता है तो हमें सिर्फ एक ही नाम याद आता है, फाउंडर धीरूभाई अंबानी। लेकिन रिलायंस की शुरुआत की थी धीरूभाई अंबानी ने अपने कजन ब्रदर के साथ, जिनका नाम था चंपकलाल दमानी, 1960 में। और ये फर्म स्टार्ट हुई थी पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में। 1960 से 1965 तक ये पार्टनरशिप चली और 1965 में पार्टनरशिप टूट गई। 1966 के अंदर में फिर कंपनी बनाई गई जिसका नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या नाम था? क्या नाम था? नाम कुछ और था। हाँ, देखो जरा, 1966 रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसका पहला नाम था 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि टेक्सटाइल में उतरी थी कंपनी सबसे पहले। जी हाँ, इसका एक ब्रांड था, बहुत बड़ा फेमस ब्रांड था, विमल। अब इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं हम लोग। इन 1966 रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन महाराष्ट्र, और इन्होंने अपनी फैब्रिक मिल खोली थी कहां पर? नरोदा, गुजरात में, 1966 में। 1975 आते आते कंपनी एक्सपेंडेड इट्स बिजनेस इनटू टेक्सटाइल विद विमल बिकमिंग द मेजर टेक्सटाइल ब्रांड इन लेटर ईयर्स। 1975 के बाद जो विमल ब्रांड था वो बहुत बड़ा फेमस ब्रांड हो गया कपड़ों की दुनिया में, टेक्सटाइल के अंदर में। विमल बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम था उस समय, अब भी है, पर उस समय तो उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। द नेम ऑफ द कंपनी वाज चेंज टू रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड टू रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन 1985। अब क्वेश्चन आएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो अभी प्रेजेंट नेम है वो कब पड़ा? योर आंसर विल बी 1985। तो फाउंडेशन ईयर कौन सा है इसका भाई? 1960। फाउंडेशन ईयर कौन सा है? 1960। और इनकॉर्पोरेशन ईयर कौन सा है? 1966। इसको किसने स्टार्ट किया था? दो जनों ने स्टार्ट किया था, धीरूभाई हीराचंद अंबानी और चंपकलाल दमानी ने। सबसे पहले इस कंपनी का नाम था रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और जिसको 1985 में बदल के नाम इसका रख दिया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्लियर? अब आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। इट्स कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। इट्स वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। रिलायंस हैज बिजनेस अक्रॉस इंडिया, engaged in hydrocarbon exploration, production, energy, petrochemical, textile, natural resources, retail, telecommunication, Reliance Jio, आप लोग बहुत लोग यूज कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात, इसके 30 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स है, बाप रे बाप। लेकिन अंबानी फैमिली का जो शेयर होल्डिंग है वो 52% है भाई, यानी अभी भी सारी डिसीजन मेकिंग रिलायंस की कौन लेता है? अंबानी फैमिली लेती है। 30 लाख शेयर होल्डर्स एक तरफ और अंबानी फैमिली एक तरफ। अंबानी फैमिली का जो पल रहा है वो फिर भी भारी है, क्योंकि उनका शेयर है 52%, और 48% जो रिमेनिंग है वो पब्लिक को शेयर्स इशू किए जाते हैं। क्या बात है। ये वर्ड ना आपने कभी मुकेश अंबानी की कभी इंटरव्यू सुना होगा तो वहां पर ये वर्ड बोला जाता है, उन्होंने कई बार बोला ये वर्ड,
ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस एंड ग्रोथ इज लाइफ। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट बनती है और आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसकी 81 सब्सिडरी कंपनी और 10 एसोसिएट कंपनी, टोटल 91 कंपनीज, बाप रे, रिलायंस ग्रुप के अंदर आती है। रिलायंस का पॉपुलर ब्रांड कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं, यू नो इट वेरी वेल। फिर भी आपको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि कॉमन चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। रिलायंस रिटेल में डील करती है, इसके अलावा लाइफ साइंसेज में डील करती है, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में डील करती है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में डील करती है, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट में डील करती है। रिलायंस का जियो आप में से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा मीडिया में भी डील करती है, नेटवर्क 18 ग्रुप रिलायंस का है। ये आ सकता है, वायाकॉम 18 है, हिस्ट्री टीवी 18 है, वायाकॉम ए+ नेटवर्क, ईटीवी नेटवर्क, कलर्स टीवी, CNN न्यूज़ 18, IBN 7, IBN लोकमत, ये सारे ब्रांड्स रिलायंस के अंडर में आते हैं। अरे बाप रे बाप सर, हमें तो पता ही नहीं था। मैंने कहा था ना, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज आपको पता चलेंगी। इसके अलावा विमल ब्रांड बहुत फेमस है, जो टेक्सटाइल के अंदर आता है, रिलायंस टेक्सटाइल के अंदर आता है। इसकी जो रैंक है वो 55 रैंक है, WLPC की रैंक 55, और बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में इसकी रैंक आती है 52। और रिलायंस अनाउंसेस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन एंड पार्टनरशिप विद डेन नेटवर्क लिमिटेड एंड हाथवे केबल्स एंड डेटाकॉम लिमिटेड के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी। इन्होंने क्या किया जरा देखो, रिलायंस इंडिया लिमिटेड अनाउंसेस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन इम्बाइब टू फॉर्म इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर में भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही है और इन्वेस्टमेंट किया है इम्बाइब के अंदर में। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड यूकेस BP PLC हैव अग्रीड टू फॉर्म अ न्यू, ये PLC क्या होता है? देखो, जैसे हमारे यहाँ लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है ना, ऐसे ही बाकी कंट्रीज के अंदर में कहीं पर PLC यूज किया जाता है, कहीं पर INC यूज किया जाता है, कहीं पर इनकॉर्पोरेट यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जर्मनी में कुछ और भी यूज किया जाता है, वो शायद यहाँ दिया हुआ है, कहीं पर आएगा, एक इन्फॉर्मेशन में बबल्स में आएगा, आई विल शो यू दैट। तो यानी हर कंट्री के अंदर में लिमिटेड कंपनी का जो आप कह सकते हो टाइटल है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यूके में BP PLC है, तो उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। क्या किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड यूकेस BP PLC हैव अग्रीड टू फॉर्म अ न्यू जॉइंट वेंचर टू सेट अप 5,500 पेट्रोल पंप्स एंड रिटेल एविएशन टर्बाइन फ्यूल टू एयरलाइंस इन इंडिया। रिलायंस विल होल्ड 51% स्टेक। ये हमेशा ही ऐसा होता है भाई, रिलायंस कभी भी 51% से कम स्टेक नहीं लेता, ताकि सारी डिसीजन मेकिंग पावर रिलायंस के पास ही रहे। और 49% किसके पास है? BP के पास में, BP PLC के पास। तो ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जिसमें करीब करीब 5,500 पेट्रोल पंप्स लगाए जाएंगे इंडिया के अंदर में। इसके अलावा सऊदी अरामको एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज साइंड अ नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट इन अगस्त 2019 to acquire a 20% stake in the oil to chemical division of Reliance Industries Limited, valued at an enterprise of value of $75 billion, one of the largest foreign investment in India। सऊदी अरामको जो कंपनी है उसने सिर्फ 20% स्टेक लिया है। कितना? 20% ऑयल टू केमिकल डिवीजन के अंदर में। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑयल टू केमिकल डिवीजन है ना, उसमें 20% स्टेक लेने के लिए सऊदी अरामको कंपनी ने $75 बिलियन इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर में। सोचो कंपनी की क्या वैल्यू होगी भाई। मतलब 20% स्टेक लेने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है? $75 बिलियन। अरे बाप रे बाप। तो ये सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर में। तो क्वेश्चन तो बनता है भाई, पूछा जा सकता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विल ब्रिंग इन अज्योर क्लाउड ऑन जियो नेटवर्क टारगेटिंग द एंटरप्राइज एंड बिजनेस यूजर्स सीकिंग अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट भी अज्योर क्लाउड लेकर आ रही है जियो नेटवर्क पे। जियो नेटवर्क के साथ तो बहुत सारी कंपनियां कोलैबोरेट कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है जियो जो है इस समय बहुत बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क बन चुका है इंडिया के अंदर में टेलीकम्युनिकेशन में। इसके अलावा जियो पार्टनर्स विद एरो मोबाइल टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट इन फ्लाइट मोबाइल सर्विसेज। और फ्लाइट के अंदर मोबाइल सर्विसेज लॉन्च करने की इनकी प्लानिंग है जियो पार्टनर्स की, एरो मोबाइल के साथ में। एग्रीगेट सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,375 करोड़ फर्दर एंडोर्सेस रिलायंस रिटेल वेंचर्स विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया रिटेल। और सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट है कितने की? 9,375 करोड़ की, जिसमें रिलायंस रिटेल और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है रिलायंस के बारे में। नेक्स्ट कंपनी आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। इसकी शुरुआत हुई थी 1806 के अंदर में, 1806 में मुंबई के अंदर में।
इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा, इसके एमडी हैं सी सेट्टी, अश्वनी भाटिया, स्वामीनाथन जय, अश्विनी कुमार तिवारी, और इसके सीएफओ हैं चरणजीत सुरेंद्र सिंह अटरा। ठीक है। द बैंक ट्रेसेस इट्स एंसेस्ट्री टू ब्रिटिश इंडिया। ऑफकोर्स 1806 में बैंक बना तो ब्रिटिश एंसेस्ट्री में बना होगा उस समय में, लेकिन ये कैसे बैंक बना, जरा इसकी भी बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो अंग्रेज थे वो इंडिया में आए तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम उनको चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम चल रहा था उनकी कंट्रीज में। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बैंक खोले, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मैड्रास। बैंक ऑफ कैलकाटा मतलब जिसको भी कोलकाता बोलते हो ना आप, तो बैंक ऑफ कैलकाटा खोला, और एक खोला बैंक ऑफ बॉम्बे, अभी बॉम्बे को बोलते हैं मुंबई हम लोग। ठीक है। और बैंक ऑफ मैड्रास चेन्नई। ठीक है। तो चेन्नई को पहले मैड्रास कहा जाता था, तो वहां पर 3 बैंक खोले, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मैड्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, 3 बैंक इन्होंने खोले, और बाद में तीनों बैंकों को मर्ज करके बैंक बना एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गॉट इट? दिखाता हूं मैं आपको। द बैंक ट्रेसेस इट्स एंसेस्ट्री टू ब्रिटिश इंडिया थ्रू द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया टू द फाउंडिंग इन 1806 of the Bank of Calcutta, making it the oldest commercial bank in the Indian subcontinent. Bank of Madras merged in other 2 presidency banks in British India, Bank of Calcutta and Bank of Bombay, to form the Imperial Bank of India, which in turn became the State Bank of India in 1955. यानी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मैड्रास, बैंक ऑफ कैलकाटा, तीनों को मर्ज करके बैंक बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम था 1955 में उसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 विद आरबीआई टेकिंग 60% स्टेक एंड रीनेम्ड इट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन 2008 द गवर्नमेंट टुक ओवर द स्टेक हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी 1955 में आरबीआई का स्टेक था इस बैंक में 60%, जो 2008 में गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया, आरबीआई से 60% शेयर खरीद लिया। ठीक है। और इसके बारे में दे रखा है कि इसमें कितने एटीएम्स है, ब्रांचेस हैं, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहां से आप देखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इन इंडिया बाय एसेट्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए बैंकिंग बेहेमोथ एंड हैज 20% मार्केट शेयर इन डिपॉजिट्स एंड लोन्स अमंग इंडियन कमर्शियल बैंक्स। मतलब बैंक में सबसे विशालकाय बैंक अगर इंडिया में कोई है तो वो एसबीआई है, क्योंकि 20% मार्केट शेयर जो है डिपॉजिट्स का वो केवल एसबीआई के पास है। 20% भाई, क्या बात है। पूरे इंडिया में जितना भी डिपॉजिट्स होता है, लोन्स होता है, उसका 20% केवल और केवल एसबीआई के पास है। यानी 1/5 शेयर बैंकिंग शेयर जो है वो एसबीआई के पास है। विजन है माई एसबीआई, माई कस्टमर फर्स्ट वगैरह वगैरह, मिशन इसका है वही जो सबका होता है। हम कस्टमर्स को अच्छा करना चाहते हैं, लैंग्वेज आसान होनी चाहिए हमारी, कस्टमर को फील प्राउड होना चाहिए, रिमोटेस्ट एरिया में हम सर्विसेज दें, सब वही सेम विजन मिशन है। सब्सिडी को गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह एसबीआई लिखा हुआ है, तो नो नीड टू गो दिस, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की आपको, यू कैन स्किप दिस। फिर आता है इसकी रैंक कितनी है, WLPC के इसके अंदर में इसकी रैंक है वो है 110, और एम्प्लॉयर की लिस्ट में इसकी रैंक है 119। और ड्यूरिंग 1819 SBI had extended financial assistance of about 51,000 crore to 47 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा आपको, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली 2018-19 के अंदर में ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था वो काफ़ी डाउन जा रहा था, रियल एस्टेट सेक्टर। प्रोजेक्ट कंप्लीशन की स्टेज पर थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था उनको कंप्लीट करने का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई के थ्रू 51,000 करोड़ रुपया फंडिंग किया था 47 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सके और जो भी प्रोजेक्ट उनके कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं उसको डिलीवर कर सके एसबीआई के थ्रू। फिर अब बात आती है, एसबीआई ऑफ इंडिया अप्रूव सेल ऑफ 4% स्टेक इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस टू एक्सेस न्यू अपॉर्चुनिटीज AIF-1 and PA Opportunity Fund 1, valuing SBI General Insurance at over 12,000 crore since September 2018। भाई SBI General Insurance ने एक्सिस को कुछ अपना शेयर बेचा 4% स्टेक, जो 12,000 करोड़ का था। पुरानी न्यूज़ होगी 2018 की, बहुत ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू कर लिया, मोर देन एनफ। और SBI चेयरमैन ने इनॉग्रेट किया था स्वच्छ बेलूर मठ प्रोजेक्ट को, ठीक है जी। इसके अलावा SBI अनाउंसेस सक्सेसफुल प्राइसिंग ऑफ inaugural USD denomination public green bond for $650 million। तो SBI ने भी $650 million का ग्रीन बॉन्ड इशू किया यूएस के अंदर में। तो यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है SBI के बारे में।
और अगली कंपनी हमारी स्टार्ट होती है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, देखो टाटा ग्रुप के बारे में मुझे नहीं लगता भारत में कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको टाटा के बारे में उसने कभी नाम ना सुना हो, बट बहुत सारी बातें आज आपको बताने जा रहे हैं। 1868 में स्टार्ट हुई थी कंपनी, टाटा ग्रुप के नाम से फेमस है। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। नटराजन चंद्रशेखरन इसके सीएमडी हैं और इरोज नौशीर कपाडिया इसके सीएफओ हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड इज ए कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप, यानी कि टाटा ग्रुप का सारी जो होल्डिंग है वो एक कंपनी के पास है जिसका नाम है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड इट होल्ड्स द बल्क ऑफ शेयर होल्डिंग इन दीज कंपनीज। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब अब तक आप समझ गए होंगे जो अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर में काम करती है। टाटा ग्रुप इज ए ग्लोबल एंटरप्राइज हेडक्वार्टर इन इंडिया कंप्राइजिंग ओवर 100 इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग कंपनीज। 100 से ज्यादा कंपनीज हैं इसकी। द ग्रुप ऑपरेट्स इन मोर देन 100 कंट्रीज अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स, मतलब 6 कॉन्टिनेंट में 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये ग्रुप काम करता है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की 5 कोर वैल्यूज हैं। क्या है? पायनियरिंग, इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस, यूनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। 29 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं टाटा एंटरप्राइज की, यानी लिस्टेड कंपनी का मतलब आप समझ सकते हो जिनके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, स्टॉक में डील किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ऐसी 29 कंपनियां हैं। अब कंपनी किस किस सेक्टर में डील करती है? कम्युनिकेशन में, आईटीज में, आईटीज मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सर्विसेज सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कंज्यूमर रिटेल में, डिफेंस एरोस्पेस में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, रियलिटी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब में डील करती है। अब बहुत सारे आप इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना। आप इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। बाकी ये देखो सारे प्रोडक्ट्स को याद करना तो पॉसिबल नहीं है, पर जो कॉमन आपको लगते हैं, जो आपने लाइफ में यूज़ किया सुना, उसके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि टाटा ग्रुप की 3 कंपनियां WLPC की लिस्ट में आती हैं। WLPC में जो 2000 कंपनियां हैं उसमें से 3 कंपनियां इकलौती टाटा ग्रुप की हैं। जैसे टाटा मोटर्स की रैंक है 784, टाटा कंसल्टेंसी की रैंक है 322 और टाटा स्टील की है 939। ये तीनों रैंक WLPC की हैं। WLPC की देखो 3 कंपनियां, तीनों की रैंक आपको याद करनी होगी और यहाँ पर आपको बाइफिकेट भी करना होगा। अगर वो टाटा मोटर्स के रैंक पूछ रहे हैं तो 784, टाटा कंसल्टेंसी 322 और टाटा स्टील 939। और एम्प्लॉयर की लिस्ट की बात करें तो 746 रैंक है इसकी। इसके अलावा टाटा ब्रांड हैज एंटर्ड इनटू लिस्ट ऑफ टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, टाटा सबसे बड़ा मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है आज की डेट में और 100 टॉप मोस्ट ब्रांड में आता है, कोई दो राय नहीं है इस मामले में, ठीक है। According to the Brand Finance Global 500 2019 report released the World Economic Forum in Davos, the total value of the brand Tata increased 37% to $19.5 billion। अरे बाप रे बाप, मतलब टाटा ब्रांड की जो वैल्यू है 2019 में जो इवेल्युएट की गई वो थी 19.5 बिलियन $। अरे बाप रे, हाँ। और उससे भी बड़ी बात, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए, जो 28 लिस्टेड कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की, उसका मार्केट कैप यानी मार्केट वैल्यू थी 19 में 10.88 ट्रिलियन रुपीस। बाप रे बाप, 10.88 ट्रिलियन रुपीस इसकी वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू। अगर मैं 28 के टाटा ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि शेयर की मार्केट वैल्यू इन 28 कंपनियों की टोटल मिला के थे 10.88 ट्रिलियन रुपीस। Tata Sons Private Limited, observe the words private limited mentioned after the name. This means that the company is a private company and does not have any shares traded in stock exchange। यानी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का कोई भी शेयर्स मार्केट में आप स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते, इसके अंडर में बाकी कंपनीज आती हैं। इट इज ओन्ड प्राइवेटली बाय टाटा ग्रुप। अब हमारी नेक्स्ट कंपनी आती है विप्रो लिमिटेड, और ये इंडियन कंपनीज यानी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है विप्रो। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है। विप्रो जो नाम है, फुल फॉर्म पता है क्या होती है विप्रो की? नहीं पता? अभी बताते हैं आपको। सबसे पहली बात, ये स्टार्ट कब हुई? 1945 के अंदर स्टार्ट हुई, बेंगलुरु के अंदर में। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऋषभ प्रेम जी, और थेरी डेला पोर्टे जो है CEO हैं, जतिन दलाल इसके CFO हैं। कंपनी स्टार्ट हुई थी 29 दिसंबर 1945 में,
अमलनेर डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल टाउन, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, बाय मोहम्मद प्रेम जी। अब क्वेश्चन आ सकता है हु इज द फाउंडर, फाउंडर कौन है विप्रो के? मोहम्मद प्रेम जी। ठीक है, स्टार्ट कहाँ हुई थी? जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, अमलनेर टाउन के अंदर हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1945 में स्टार्ट हुई थी। और इस कंपनी का तब नाम क्या था? वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड। बाद में इसका नाम छोटा कर दिया गया, यहां से डब्ल्यू ले लिया, यहां से आई पी आर ओ, और इससे नाम बन गया डब्ल्यू आई पी आर ओ, और इसका नाम छोटा कर दिया विप्रो। अब समझ आ गया? मतलब विप्रो की फुल फॉर्म कोई नहीं है, आपसे आप ये नहीं बोलेंगे विप्रो की फुल फॉर्म ही है, ये पहले नाम हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल के विप्रो रख दिया। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड कंपनी का नाम था, जो अब नाम हो गया विप्रो। इट वॉज इनिशियली सेटअप एज ए मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल एंड रिफाइंड ऑयल के नाम से ये के लिए मैन्युफैक्चर के लिए ये कंपनी स्टार्ट की गई थी महाराष्ट्र में, अमलनेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। ठीक है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, अमलनेर टाउन के अंदर में। और इसका बहुत फेमस नेम है किसान, किसान की जैम भी आती है ना, सनफ्लावर ऑयल भी आता है, कैमल भी आता है ना, आप लोग यूज़ करते होंगे। 1980 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था विप्रो के लिए, क्योंकि उस ईयर में ये आईटी सेक्टर में कूद गया था। 1980 के अंदर में विप्रो कंपनी आईटी डोमेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग किया था, और 1982 में द नेम वाज चेंज फ्रॉम विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड टू विप्रो लिमिटेड, और इसका नाम विप्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड से विप्रो लिमिटेड, जो अभी प्रेजेंट नेम है, वो 1982 में पड़ा, इसका नाम कर दिया विप्रो लिमिटेड। विप्रो इज ए ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग कंपनी। इसके 175 प्लस सिटीज में क्लाइंट्स हैं अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स में, और बस कुछ भी नहीं है इसके अलावा करने के लिए बेटा, सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है। कितने टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं इसके, ठीक है, कहाँ पर क्या ये अप्रोच यूज़ करती है, कंपेनियनशिप क्या है, ठीक है, तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप 10 ग्लोबल आईटी कंपनीज में आना चाहती है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग करना चाहती है, ठीक है, हर कोई करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। आप भी तो फ्यूचर में बहुत बढ़िया सीए बनना चाहते हो, है ना। न्यू काइंड ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज देना मिशन है। पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न इंडिया विप्रो विप्रो विप्रो, तो इसकी वजह से आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी रैंक है 769, WLPC की रैंक में आती है 769 में। इट इज़ अ मेंबर ऑफ नास्डैक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है भाई। एंड डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की ये मेंबर है। जैसे यहाँ सेंसेक्स निफ्टी 50 चलता है ना, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऐसी नास्डैक और डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स ये भी बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेटर है, जिसकी ये कंपनी मेंबर है। भाई ये जरूर चेक करना नास्डैक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स क्या है, डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स क्या है, उसके मेंबर है, ये बहुत बड़ी बात है। Wipro recognized as leader in artificial intelligence consultancy by global research and advisory firm Forrester Research INC in 2019। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडर माना गया इसको 2019 के अंदर में। इसके अलावा टॉप 10 फाइनेंस अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में आती है। और इसके अलावा अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है यार, क्या बात है, जरा ध्यान से देखो। In 2019, 32.31 crore equity shares of ₹2 each were bought back अंडर द बायबैक एट ए प्राइस ऑफ 325। 2 रुपए का शेयर जो कभी इस कंपनी ने इशू किया था, उसको इस कंपनी ने वापस खरीद लिया 325 रुपए में। और कितना अमाउंट दिया? 10,500 करोड़ रुपया, मतलब शेयर बायबैक कर लिए। 2 रुपए का शेयर कभी इशू किया था जिन शेयर होल्डर्स को, उनसे वापस खरीद लिया 325 रुपए में। और टोटल अमाउंट कितना था? 10,500 करोड़ रुपया 2019 के अंदर में। भाई छोटी मोटी रकम है। चलिए इसके बाद हम अमेजोन आता है हमारा, यानी यहाँ पर हमारी हो गई इंडियन कंपनीज खत्म।